भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले डॉक्टर अरुण मेहरा जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने बुलाया, आप नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता। आपने बुलाया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित डॉक्टर भीमसेन जी, एडवोकेट विपिन भसीन जी, प्रोफेसर मैडम विनय मेहरा जी, आपने भी मुझे बुलाया था इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। डॉक्टर लकी शर्मा जी, डॉक्टर करुणेश गुप्ता जी और सामने उपस्थित सभी हमारे बड़े बंधु, हमारी बहनें, सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। मैं बौद्धिक नहीं करता बल्कि मैं संवाद करता हूं। तो संवाद एक तरफा नहीं होता है, संवाद दोनों तरफ से होता है। अगली देर मैं जितनी भी समय आपसे चर्चा करूंगा तो आप लगातार बोलते जाइएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूं कि जिसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। हम जो आपको पता है वही हम पूछने वाले हैं, तो इसलिए तेज आवाज में बोलिएगा। तेज इसलिए कह रहा हूं कि सामान्यतया 4 से 5 करोड़ लोग सुनते हैं अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग माध्यम से। तो अमृतसर की आवाज भी 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। हम तो 1% लोगों को जानते हैं, 1% बल्कि 0.1% लोगों को जानते हैं। जिनके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है वो 0.1%। वास्तव में 99.99% को हम जानते ही नहीं। उसमें युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। किसी ने अपनी जवानी खत्म कर दी स्वतंत्र कराने के लिए, किसी ने अपना बुढ़ापा खत्म कर दिया। हर प्रकार से लोगों ने अपना सहयोग किया, लेकिन उस स्वतंत्रता के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। बहुत बड़ा अंतर है इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र में। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, 2 शब्दों से मिलकर बना है। सब कुछ अपना होना चाहिए। और भारत के प्रियम्बल में एक और शब्द यूज किया गया, सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। तो स्वतंत्र हुए हम 1947 में, लेकिन इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। टेक्निकली या जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या हो गए? सोवरिन हो गए। प्रियम्बल में देखिए शब्द यूज किया गया सोवरिन। भारत के संविधान में कहीं इंडिपेंडेंट शब्द यूज नहीं हुआ है, एक ही बार शब्द यूज हुआ सोवरिन, वो प्रियम्बल में यूज हुआ और ये बताया गया हम सोवरिन हो गए। सोवरिन का मतलब संप्रभु हो गए। तो 47 में हम स्वतंत्र हुए कि अब हम अपना अपना तंत्र विकसित करेंगे, और 26 जनवरी 1952 में तो हम सोवरिन हो गए, संप्रभु हो गए। यानी न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा। कुछ भी नहीं होगा। संप्रभु हो गए हैं अब, आप सब कुछ हमारा होगा। हुए क्या? जोर से बोलिए जरा। शिक्षा हमारी आ गई क्या? भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू हुई क्या? मुगलों के समय में मदरसा शुरू हुआ था, अंग्रेजों के समय में कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुआ था, वो आज एज इट इज चल रहा है। न्यायिक व्यवस्था हमारी हो गई क्या? जो न्यायिक व्यवस्था बृहस्पति जी ने शुरू किया, जो बाद में उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया, जिसको आचार्य चाणक्य ने भी उसको आगे बढ़ाया, जिसको राजा विक्रमादित्य ने इंप्लीमेंट किया, जिन मुकदमों का फैसला 5 दिन के अंदर होता था या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर होता था, उन मुकदमों का फैसला आज की डेट में 50 साल में हो रहा है।
जिन मुकदमों का निस्तारण फाइनली हमेशा हमेशा के लिए, कोई अपील का सिस्टम नहीं था उसमें, वो एक सप्ताह में होता था, उन मुकदमों का फैसला 50 साल में हो रहा है। तो हमने न्यायिक व्यवस्था का भी अपना भारतीकरण कर नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ, और एक बार अगर स्वतंत्र मान भी लीजिए तो संप्रभु तो बिल्कुल नहीं हुआ। और काम का बंटवारा हुआ, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों ने ईमानदारी के साथ अपना रोल नहीं निभाया, तीन के तीनों ने। न संसद ने अपना एक काम ईमानदारी से किया, न सुप्रीम कोर्ट ने काम अपना ईमानदारी से किया, न्यायपालिका ने न कार्यपालिका ने किया। इतने वर्ष हो गए और सुप्रीम कोर्ट में 13-13 जजों की बेंच बनी, 11 जजों की बेंच बनी, 9-9 की बहुत सारी बन गई, 5-5 की पूछे नहीं। आज भी करीब 400 मुकदमे पेंडिंग है 5 जज बेंच वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। लोगों को 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए, लोगों को जस्टिस विद इन ईयर मिल जाए, तहसील से भी मिल जाए, जिले से भी मिल जाए, हाई कोर्ट से भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाए। वैसे अगर 1-1 साल के अंदर मिले तो भी टोटल 4 साल लग जाएगा या 5 साल लग जाएगा। कम से कम इतना अगर हो जाता तो भी बहुत सारे लोगों के जीवन में जो दुख है वो दूर हो चुका होता और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। पंजाब में अगर ड्रग स्मगलिंग है तो इसमें तीनों का दोष है, विधायिका का भी दोष है, कार्यपालिका का भी दोष है, न्यायपालिका का दोष है, और दोषी वो तीनों है। और भुगत कौन रहा है? पंजाब की जनता। लाखों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। और गलती किसकी? जिनको कानून बनाना था उन्होंने कानून बनाया नहीं बनाया, जिनको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना था उन्होंने जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया। और यह इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं आम जनता, हम लोग आम जनता, हमने इसके लिए गंभीरता के साथ आवाज नहीं उठाई। अल्टीमेटली संविधान हमारे लिए बना हुआ है, हम संविधान के लिए नहीं बने हुए हैं। संविधान में 125 बार संशोधन भी किया गया, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे संशोधन भी होता गया। आज बाबा साहब की जयंती है, डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर साहब को पिछले आजादी के बाद से हर साल 14 अप्रैल को उनको माला फूल पहनाया जाता है। आज 14 अप्रैल को पूरे देश भर में अब तो गस्टेड हॉलीडे भी हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर को खूब माला फूल पहनाया जाएगा, उनकी जय जयकार होगी और बड़ी बड़ी घोषणाएं होगी, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बाबा साहब ही कह के गए थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन प्रियम्बल में रखे गए थे। जस्टिस सबसे टॉप पे था उनका, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाबा साहब कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो भारत में समान शिक्षा लागू करो, कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाबा साहब कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो नशाबंदी शराबबंदी करो, आर्टिकल 47 संविधान में लिखा हुआ है, चर्चा ही नहीं हुई। तो बाबा साहब अंबेडकर जितने प्रावधान दे गए थे, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो बाबा साहब अंबेडकर को माला फूल तो पहनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर चाहते क्या थे उसको लागू करने की बात नहीं होती। और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, वो तो बिल्कुल दूर है। जो अपने आप को अंबेडकरवादी नहीं कहते वो तो वास्तव में फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो,
यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड हो। लेकिन जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वो कभी इन मुद्दों की बात नहीं करते। अंबेडकरवादी कहते हैं वो कभी इन मुद्दों की बात नहीं करते। वो केवल फोटो लगाते हैं, फोटो के नाम पे। और आजकल एक तो लेटेस्ट में आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री तो अपनी कुर्सी के पीछे फोटो लगा के रखते हैं। देखा आपने? दो लोगों की फोटो, एक भगत सिंह जी की फोटो और एक अंबेडकर की फोटो। सच्चाई है वो व्यक्ति न भगत सिंह जी को मानता है न अंबेडकर को मानता है। पाखंड देखिए, भगत सिंह जी किस लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था? केवल अंग्रेज चले जाएं बस, ये चाहते थे क्या? नहीं, वो चाहते थे अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाए। वो चाहते थे भारत में गुलामी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और दिल्ली, आप कभी इंडिया गेट, आपने कोई आप में से कितने लोग इंडिया गेट पे घूमे हैं? सब लोग घूमे हैं। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी कॉलोनी, शेरशाह रोड। क्या भगत सिंह जी यही चाहते थे क्या कि अंग्रेज चले जाएं और बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड बनी रहे? पांडवों ने बसाया इंद्रप्रस्थ, जिसको आप दिल्ली कहते हैं। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। कौन कौन सी रोड है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। और वहां तो छोड़िए, आपके पंजाब में भी पांडवों ने 12 वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास किया था, और वो अज्ञातवास आपके पंजाब में किया था। उसको कहते हैं विराट। कहां है विराट? पंजाब में। जोर से बोलिए। है पंजाब? हाँ। एक होशियार खां नाम का लुटेरा आता है, विराट को होशियारपुर बना के चला जाता है, और पंजाब वालों ने कभी कहा भी नहीं इस होशियारपुर को दोबारा रिस्टोर कर दो। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पीआईएल फाइल करके कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में है, रामायण में है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और हमारे बच्चों को जब यह कहा जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। इसलिए उन स्थानों को रिस्टोर करना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, अब आज उन 5 गांव को ढूंढते रहिए, आपको भारत में नहीं मिलेगा। क्यों? वो 5 गांव बदल चुके हैं। उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा, वो दिल्ली बन गया। उन्होंने पानप्रस्थ मांगा, वो पानीपत बन गया। उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, वो सोनीपत मांगा बन गया। उन्होंने गजप्रस्थ मांगा, वो गाजियाबाद बन गया। उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा, वो फरीदाबाद बन गया। तो आपके महाभारत में पानप्रस्थ, सोनीप्रस्थ, गजप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है, और वास्तव में भारत में कहां है? क्या है? गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, दिल्ली है, पानीपत। अब हमारे बच्चों को जब यह सिखाया जाएगा कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है, हमारा बच्चा कहेगा नहीं नहीं काल्पनिक घटना नहीं है, तो सामने वाला बोले अच्छा काल्पनिक घटना नहीं, तो मुझे 5 गांव दिखाओ। फिर हमारा बच्चा क्या करेगा? टेंशन में आ जाएगा, बोले सही कह रहा है, इसका मतलब काल्पनिक घटना ही है। हमारी 51 शक्तिपीठ है। पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, वो बंगाल में है। उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, जहां जमदग्नि जी का आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा नाम का लुटेरा गया, उसको मिर्जापुर बना दिया। तो हमारे उन स्थानों का जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, महाभारत में है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, वो स्थान भी आज की डेट में नहीं मिल रहे हैं।
नहीं मिल रहे, इसलिए हमारे बच्चों को आज पढ़ाया जा रहा है। चलो आज तो अभी ये वाली जनरेशन तो फिर भी लड़ भिड़ के कह रही नहीं नहीं काल्पनिक घटना नहीं है, लेकिन अगर यही हालत रही, उनको रिस्टोर नहीं किया गया, तो 25-50 साल के बाद 100% हो जाएगा ये दोनों रामायण और महाभारत काल्पनिक घटना। मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ के बेंच में हमारी पीआईएल गई। चंद्रचूड़ साहब ने अपने यहां लिया, नहीं पता नहीं क्यों, ऐसे पीआईएल कायदे से सीजीआई के यहां जाती है, लेकिन ये वाली पीआईएल उन्होंने खुद न लेके उसको जोसेफ के यहां लगा दिया। मई की बात है, पिछले साल, कुछ ही दिन बाद उनका रिटायरमेंट होना था। मैंने कहा साहब इसमें हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। बोला, हमने कहा, उन्होंने बोला क्या? हमने कहा हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, जिन स्थानों का वर्णन है वो नहीं मिल रहे, हमारा सम्मान इससे खत्म हो रहा है, हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू कस्टम वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, क्योंकि इन्हीं स्थानों से हमारी पहचान है। नहीं 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 नहीं, अरे हमने कहा इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, नोटिस कर दीजिए। बोले नहीं, नोटिस नहीं करूंगा। तो हमने कहा नोटिस नहीं करना है तो एक काम करिए, फिर मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद जो डिसाइड करना हो करिए। नहीं नहीं, 2 दिन का टाइम नहीं दूंगा। हमने कहा अच्छा 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। नहीं, 2 घंटे का भी टाइम नहीं दूंगा। मैंने कहा विड्रा करने दीजिए। बोले नहीं, विड्रा भी नहीं करने दूंगा। तो गजब वही बात हो गई। कहते नहीं चैन से बांध के उसको किसी आदमी को मारना, ना विड्रा करने दे रहे हैं, ना नोटिस करने दे रहे हैं, ना सरकार से जवाब। अरे हमने कहा एक काम करिए, अच्छा कुछ मत करिए, मुझे अपनी कॉपी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को शर्तों करने दीजिए। बोले नहीं, वो भी नहीं करने दूंगा। गजब की दादागिरी। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसमें मैंने 1000 आस्थानों की लिस्ट दिया था, 6 महीने के लंबे रिसर्च के बाद मैंने वो पीआई ड्राफ्ट किया था। 1000 स्थानों का मैंने उसमें लिस्ट दिया था पूरे भारत के, ये स्थान है, इनका वास्तविक नाम ये था, इसको रिस्टोर करना जरूरी है। और जब इतने सारी आप कमेटी बनाते रहते हैं, कभी तो इसके लिए भी कमेटी बनाते हैं, उसके लिए भी कमेटी बनाते हैं, हमने एक कमेटी बना दीजिए जिसमें हिस्टोरियन भी हो, धर्मगुरु भी हो, पत्रकार भी हो, जज भी हो, जिनको जिनको अपना रखना चाहते हो आप रख लो, लेकिन एक कमेटी बना दो कि जो हमने नाम बताए हैं ये वास्तव में है कि नहीं। अगर ये नाम वास्तव में, तो एक डायरेक्शन आप पास कर दीजिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, और हमारे साथ साथ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो हमने कहा कम से कम 2 घंटे दे दीजिए। नहीं, 2 घंटे भी नहीं दूंगा, 10 मिनट के अंदर अपनी बहस पूरी करो। इतना बड़ा अन्याय मैंने कभी देखा नहीं। एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, न कॉपी सर्व करने दे रहा है, न पिटीशन को विड्रा करने दे रहा है, न पूरा 2 टाइम दे रहा है सुनने के लिए, न रिटर्न सबमिशन फाइल करने दे रहा है, और कह रहा 10 मिनट के अंदर अपनी बहस पूरी कर लो। तो मुझे तो मनसा समझ में आ गई कि उनकी क्या इच्छा है। फिलहाल वो ऑर्डर अपना 18-20 पन्ने का ऑर्डर पास करके चले गए। तब मैंने ये तय किया, अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में लड़ूंगा। आप बताइए, जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण गीता रामायण में है, वो रिस्टोर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को डिसमिस करके गलत किया कि नहीं? अगर नहीं सुनना था तो विड्रा करने देते, विड्रा भी नहीं करने दिया, ये गलत किया कि नहीं? अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाइए, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाइए। और आवाज उठाने का एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए। 5 हजार फ्रेंड बनाने में कोई लागत नहीं आती है। देश भर के लोगों को जोड़िए और जो सही बात है उसको लिखना शुरू करिए। क्योंकि पंचनद इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, तो पंचनद का जो शोध हो रहा है, पंचनद में जो कार्य हो रहा है, पंचनद में जो कुछ चर्चा हो रही है, वो केवल अमृतसर या पंजाब तक नहीं होनी चाहिए, वो केवल भारत तक नहीं होनी चाहिए। हमारी यहाँ की चर्चा, अमृतसर की चर्चा कनाडा भी पहुंचनी चाहिए। अमृतसर की चर्चा हमारी जो भारत के बाहर लोग बैठे हुए उन तक पहुंचनी चाहिए, और पूरे भारत में तो पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जितने लोग पंचनद से जुड़े हुए हैं, सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सही बात को लिखिए, सही बात, मूल कारण, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, स्थायी समाधान लिखिए। यही इसका तरीका है। एक दूसरी समस्या जो चल रही है, जिसमें पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है, वो है वक्फ एक्ट।
पंजाब की जमीनों पे भी वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। जब मैं वक्फ एक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो पता चला ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इवन इस्लामिक कंट्रीज में भी वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी ऐसा कानून नहीं है। 1954 में इसको नेहरू जी ने बनाया। इंदिरा जी ने अमेंड करके उसको और पावर दिया। राजीव गांधी जी ने उसको अमेंड करके और पावरफुल बनाया। नरसिम्हा राव जी ने 1995 में उसको रिपील किया, एक नया बना दिया और ज्यादा अनलिमिटेड पावर देके। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने उसको और पावर दे दिया। मैंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और अब तक पूरे देश में उस कानून के खिलाफ 120 पीआईएल हो चुकी है पूरे देश भर में। इतना उसको पावर दे दिया है कि अपना ये माधव विद्या निकेतन को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये माधव विद्या निकेतन वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, उसको इतना ही कहना है, एक कोई बताना है कि भाई यहां बाबर का घोड़ा आता था, औरंगजेब का गधा आता था, जो भी जिसका जो आता था। आपको उससे लड़ने में कम से कम 50 साल लग जाएगा अगर वो लड़ाना चाहे तो। और उससे लड़ने में आप मतलब क्या गजब कर दिया कि आप वक्फ बोर्ड की नोटिस को अमृतसर की कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की नोटिस को चैलेंज करने के लिए जवाब देने आपको वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और जहां 100% एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे। जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा उसका जो मेंबर होगा उसमें एक एडवोकेट होगा, वो भी एक ही कम्युनिटी का होगा। सारे बोर्ड के जितने सदस्य होंगे, सचिव होंगे, मेंबर होंगे, वो भी एक ही कम्युनिटी के होंगे। एक वहां पे मजिस्ट्रेट होगा, वो भी उसी कम्युनिटी का होगा। 7 मेंबर कमेटी होगी, उसमें सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे, और वहां जाके आपको जवाब देना है कि नहीं, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने नहीं आता था। आप कैसे दे पाओगे बाबर का घोड़ा घास खाने आता था कि नहीं आता था? चलो अमृतसर से चंडीगढ़ तो 200-250 किलोमीटर है, आप चले भी जाओगे, लेकिन पंजाब का कुछ एरिया तो ऐसा भी है ना जो चंडीगढ़ से 400 किलोमीटर है, वो कैसे जाएगा? चलो पंजाब के लोग तो फिर भी पढ़े लिखे समझदार लोग, वो झबुआ का आदिवासी कैसे जाएगा भोपाल? जिस झबुआ के आदिवासी ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी हुई है, उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कहता तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है, वो बेचारा ट्राइबल आदिवासी 700 किलोमीटर दूर भोपाल कैसे जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो भोपाल में। 2 काम करता है इस समय वक्फ बोर्ड। गरीबों को नोटिस भेज के धर्मांतरण कराता है, अमीरों को नोटिस भेज के पैसा वसूलता है। गरीबों को नोटिस भेजेगा, झबुआ के ट्राइबल को नोटिस भेजेगा, वो ट्राइबल पूछेगा जी क्या हुआ, कैसे हुआ? बोलेगा काम करो, अगर अपना गांव बचाना, अपनी जमीन बचाना है, कन्वर्ट हो जाओ, बच जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जो अमीर हैं, जिनकी पुरानी जमीनें हैं, उनको नोटिस भेजता है, 10-20 लाख रुपए लेके नोटिस वापस ले लेता है। एक तरफ एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक तरफ कन्वर्जन कर रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता तो छोड़िए, भारत के बुद्धिजीवी भी इस पे शांत है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। जिस बड़े स्केल पे आवाज उठानी चाहिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो नहीं उठी। नतीजा है आज की डेट में चल रहा है। इसलिए अब बहुत सारे कानूनों में बदलाव की जरूरत है, संविधान में कई सारे प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है, और संविधान के कई सारे प्रावधानों में बदलाव की भी जरूरत है। वो तभी होगा जब देश के हर कोने से आवाज उठेगी। जब भारत का संविधान बना, इसके हर पार्ट पे एक एक चित्र रखा गया, और वो चित्र रखे गए कुछ पर्पज के साथ। जैसे
पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, तो पार्ट 15 के पहले रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। उद्देश्य क्या था कि इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों पे चलेंगी, और वोटर जब वोट देने जाएगा तो उस पार्टी को वोट करेगा जो सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के विचारों के आधार पर काम करेगा। वो दोनों चित्र गायब हो गए। भारत के संविधान में राम दरबार था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, चित्र गायब हो गया। भारत के संविधान में नटराज, भगवान नटराज का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में हनुमान जी का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान महावीर का चित्र था, निकाल दिया। भगवान गौतम बुद्ध का चित्र था, निकाल दिया। सम्राट अशोक का चित्र था, निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य का चित्र था, निकाल दिया। जिस राजा भरत के नाम पे हम भारत को, हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, राजा भरत का चित्र निकाल दिया। गुरुकुल बने हुए थे, निकाल दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, निकाल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता थी, निकाल दिया। राजा भगीरथ का चित्र था, गंगा जी को ला रहे, निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे चित्रों को निकालने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि अगर इसमें भगवान राम ये सारे चित्र रहे होते तो इसमें सेकुलर शब्द कभी आ ही नहीं सकता था। सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ता है। दूसरा फर्क क्या पड़ता है? अगर भगवान राम का दरबार इसमें रहा होता तो रामचरितमानस रामायण को, वाल्मीकि रामायण को सिलेबस और करिकुलम में डालने पे कोई विरोध नहीं कर पाता, ना कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर पाता। इसमें भगवान कृष्ण की फोटो रही होती तो भगवत गीता को पढ़ाने में कोई रोक नहीं थी, कोई रोक नहीं पाता। कोई ये नहीं कहता भगवत गीता कैसे पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी भैया है, चित्रों के है। अगर राजा विक्रमादित्य की फोटो रही होती, गुरु गोविंद सिंह की फोटो रही होती, तो कम से कम इन लोगों के ऊपर एक एक चैप्टर तो रहता हमारे स्कूलों में। आज मैं सुबह हरिमंदिर साहब गया, उसके बाद मैं दुर्गाना मंदिर भी गया। जितनी भीड़ हमने वहां देखा हरिमंदिर साहब में, उसकी 10% भीड़ भी दुर्गाना मंदिर में नहीं थी। जितने लोग हरिमंदिर साहब आते हैं वो दुर्गाना मंदिर नहीं जाते। अल्टीमेटली, अरे मंदिर की रक्षा के लिए सिख पंथ बना था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ बना, लेकिन बीच में बाद में ओट जीवियों ने और नोट जीवियों ने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई कि हरमंदिर साहब तो जा रहे हैं, दुर्गाना मंदिर नहीं जा रहे। ये खाई किसने चौड़ा किया? जोर से बोलिए जरा। क्या सिख पंथ की स्थापना इसी काम के लिए हुई थी क्या, कि जो हरमंदिर साहब जाएगा वो दुर्गाना मंदिर नहीं जाएगा? इसके लिए हुई थी क्या? नहीं। अगर इतनी बड़ी खाई बढ़ गई है, इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सिख पंथ क्यों बना, हमारे गुरुओं ने किस लिए बलिदान किया, जो पंज प्यारे थे वो कौन थे, किस लक्ष्य के साथ बना था, इसका मतलब वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर बच्चों को पढ़ाया जाता, इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि हरमंदिर साहब जाते और दुर्गाना मंदिर नहीं जाते। समाधान है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। क्या सिख पंथ की स्थापना इसी काम के लिए हुई थी क्या, कि जो हरमंदिर साहब जाएगा वो दुर्गाना मंदिर नहीं जाएगा? इसके लिए हुई थी क्या? नहीं। अगर इतनी बड़ी खाई बढ़ गई है, इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सिख पंथ क्यों बना, हमारे गुरुओं ने किस लिए बलिदान किया, जो पंज प्यारे थे वो कौन थे, किस लक्ष्य के साथ बना था, इसका मतलब वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर बच्चों को पढ़ाया जाता, इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि हरमंदिर साहब जाते और दुर्गाना मंदिर नहीं जाते।
समाधान समाधान है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। कैसे होगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो 6 से 14 साल तक लागू होता है, उसको 6 से 16 भी किया जा सकता है, यानी 10वीं तक किया जा सकता है। आर्टिकल 21A जिसमें लिखा हुआ है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन। सवाल आया कि फिर मदरसा कैसे चलेगा? आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। क्यों चाहिए हमें गुलामी वाली शिक्षा व्यवस्था भाई? क्यों चाहिए हमें गुलामी की शिक्षा व्यवस्था? क्या भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? अरे वो आए, गुलाम मुगल आए और चले गए, उनका स्कूल किस लिए रखना? जब तक वो थे उन्होंने लागू किया, वो चले गए चले गए। अब इसके बीच में अगर इसको आप समझोगे तो एक डिफरेंस समझना पड़ेगा धर्म और रिलीजन का। धर्म बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन बिल्कुल अलग होता है। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, इसलिए हम धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं। एक्चुअल में रिलीजन बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। अभी एक मेरी, जिसको अगर इसमें पढ़ना हो गूगल करिएगा, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, मेरी पीआईएल चल रही है। अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कल्चरल मिनिस्ट्री को नोटिस जारी हुआ है। हमने अपने पीआईएल में मांग किया है कि पहले सारे सरकारी डॉक्यूमेंट से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाइए। भारत धर्म सापेक्ष देश है, भारत एक धार्मिक देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बहुत बड़ी गलती चल रही है और कोर्ट ने हमारी बहस को एक्सेप्ट करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। हमने कहा है कि स्कूलों में एक कम से कम चैप्टर लागू करिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, लोगों को पता होना चाहिए। धर्म की व्याख्या यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। अगर मोटा मोटा कहिए तो धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। और रिलीजन में भी दो तरीके के रिलीजन है, एक भारत के रिलीजन, एक विदेशी रिलीजन। उनमें बहुत बड़ा अंतर है। भारत के जो रिलीजन है ये वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। भारत के रिलीजन नारी तु नारायणी को मानते हैं। भारत के रिलीजन यत नारस्ति पूज्यते रमनते तत्र देवता को मानते हैं। भारत के रिलीजन सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं। भारत के रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है इसमें से कुछ भी नहीं मानते। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि विदेशी रिलीजन भारत के संविधान को ही नहीं मानते। आप इसमें मैडम आप सोचना जरा, विदेशी रिलीजन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन विदेशी रिलीजन भारत के प्रियम्बल के जो गोल्डन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसको मानते ही नहीं है। विदेशी रिलीजन इक्वालिटी को मानते हैं क्या? अरे वो माता पिता को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं, बेटा बेटी को एक समान नहीं मानते, कहां से इक्वालिटी को मान लेंगे वो? विदेशी रिलीजन सर्वमंगल मांगल्य नहीं मानते, केवल भारत के रिलीजन मानते हैं। और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग किसी भी धार्मिक कार्य के बाद या पहले क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सारे भारतीय रिलीजन इसको बोलते हैं। सिख भी बोलते हैं, जैन भी बोलते हैं, बौद्ध भी बोलते हैं, हिंदू तो धर्म है तो बोलते ही बोलते हैं। विदेशी रिलीजन इसको नहीं बोलते। हम कहते हैं धर्म की जय हो, विदेशी रिलीजन वाला कहता है मेरे वाले रिलीजन की जय हो। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, विदेशी रिलीजन कहता है जो हमारे रिलीजन को ना माने उसका नाश हो जाए। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विदेशी रिलीजन कहता है केवल हमारा जो है ब्रदरहुड होनी चाहिए, हमारे रिलीजन के लोगों में ब्रदरहुड होना चाहिए, सिस्टरहुड तो होना ही नहीं चाहिए। और बाकियों का, और हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो,
विदेशी रिलीजन कहते हैं हमारे रिलीजन का कल्याण हो, हमारा रिलीजन बढ़े, धीरे धीरे देखते देखते हमारा रिलीजन 51% हो जाए, जिससे डे ऑफ जजमेंट आ जाए। एक रिलीजन कहता है कि जल्दी से हम 51% हो जाए पूरी दुनिया में तो डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा। दूसरा रिलीजन कहता है हम जल्दी से 51% पूरी दुनिया में हो जाए तो कयामत की रात आएगी। एक दिन का इंतजार कर रहा है, दूसरा रात का इंतजार कर रहा है। पैकेज दोनों में समान है। जितने अच्छा भारत में जितने रिलीजन उसमें कोई पैकेज नहीं है। जैसे हमारे यहां क्या कॉन्सेप्ट है, अष्टांग योग का पालन करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, सत्य अहिंसा का पालन करो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो, ठीक है, इंसान को नहीं बल्कि पशु पक्षी सबसे जो है प्यार करो, सबको जीवों पे दया करो, सब कुछ करो, तो बाद में क्या होगा, मोक्ष। और मोक्ष में कुछ मिलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे जो कुछ है ये भी खत्म हो जाता है। मोक्ष में जो आज चल रहा है, जो आज मकान है, गाड़ी है, फार्म हाउस है, बंगला है, फ्लैट है, जब जन्म नहीं लेंगे तो दोबारा मिलेगा क्या? तो जो कुछ है ये भी खत्म। यह है भारतीय पंथ। दूसरी तरफ बड़े पैकेज होते हैं। दूध की नदी, फूलों का गद्दा, बड़ा पैक, पटियाला पैक, वो भी केसर वाली, और इधर 4 उधर 72। अच्छा देखिए, इंसान भी कितना लालची है, सारे उधर ही भागे जा रहे हैं। इतना बढ़िया ऑफर मिला, बोले इधर क्यों करना भाई, पूरी इंद्रियों पे नियंत्रण करो, न बुरा सुनो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा खाओ, सतोगुण का पालन करो, रजोगुण तमोगुण निकालो, ठीक है, अष्टांग योग का पालन करो, योग प्राणायाम करो, ये करो, व्रत करो, नियम करो, ये करो, वो करो, बाद में क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, खत्म। उधर इस जन्म में भी अच्छा है, आगे जन्म में भी अच्छा है, डे ऑफ जजमेंट के बाद भी बड़ा पैकेज है, कयामत की रात के बाद भी बड़ा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज। ये ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका है भारत की शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए, दोबारा फिर से वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, और राइट टू एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 21A को बदल के यूनिफॉर्म उसमें शब्द जोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी शब्द यूज किया गया है, सबसे पहले तो माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। माइनॉरिटी है कौन? 1% वाला है, 0.5% वाला है, या 20% वाला, आखिर है कौन माइनॉरिटी? भारत में समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू करना बहुत जरूरी है। ये जो उत्तर दक्षिण की खाई, पूरब पश्चिम की खाई, भाषा की खाई, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मराठी, ये जो लड़ाई, इन सभी लड़ाइयों का समाधान है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन कोड। और मेरा व्यक्तिगत मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड। और भारत में पहले था। भगवान राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़ते थे कि नहीं? कृष्ण और सुदामा एक स्कूल में पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? है संभव है क्या? अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये देखो, आज बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है, इसलिए मैं इस विषय को विशेष रूप से कह रहा हूं। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में इंजीनियरिंग के एग्जाम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्या? जो जेई होता है, मेडिकल में है क्या? सबका पेपर एक, एनडीए का पेपर एक, जेई का पेपर एक, क्लैट का पेपर एक, बैंक का पेपर एक, आईएएस का पेपर एक, सारे पेपर एक। सीबीएसई का सिलेबस अलग, आईसीएसई का सिलेबस अलग, पंजाब बोर्ड का सिलेबस अलग, यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग, दिल्ली बोर्ड का सिलेबस अलग, सारे सिलेबस अलग अलग। और क्या गजब का नेक्सस है, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाना ना भूलें।